हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल। लेसन नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई आगे हम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास पादप चालनी नली की कोशिकाओं और अधिकांश स्तनधारियों के रक्ताणुओं का एक सामान्य विशिष्ट लक्षण क्या है। तो आपको सी ट्यूब सेल्स और आरबीसीएस जो मैमल्स के अंदर पाई जाती है उनका सामान्य लक्षण बताना है। दोनों में कौन सा कॉमन कैरेक्टर मिलेगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास सूत्रकण का है, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति का पाया जाना, हीमोग्लोबिन का पाया जाना या केंद्रक की अनुपस्थिति। तो आप गौर से ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सू ट्यूब सेल्स और अधिकांश स्तनधारियों के रक्ताणुओं में जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। जब ये दोनों कोशिकाएं मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेती है तो जो केंद्रक है वो लुप्त हो जाता है या गायब हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रक की अनुपस्थिति। माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में एब्सेंट होता है, लेकिन जो सी ट्यूब सेल्स है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इंटैक्ट पाए जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर केंद्रक की अनुपस्थिति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोई एक चुनिए जो राइबोसोम के बारे में सच नहीं है। 2 उप इकाइयों का बना होता है, बिल्कुल बना हुआ होता है। पॉलीसोम बनता है, बिल्कुल बनता है। एमआरएनए के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल जुड़ सकता है। प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता। तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं और यहाँ पर सच नहीं हमें चुनना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में इसका कोई योगदान नहीं होता, ये सच नहीं है। जबकि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। 2 उप इकाइयों का बना होता है, एक स्मॉल यूनिट होती है, एक बिग यूनिट होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70s प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं जो कि 50+30 सब यूनिट के बने हुए होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाएंगे और ये 80s 60 और 40 सब यूनिट के बने हुए होते हैं, 60s और 40s। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे कि किस प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। पॉलीसोम की हम बात करें तो जब बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए के साथ जुड़ जाते हैं तो पॉलीसोम का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम पॉलीसोम्स बोलेंगे। इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्रकी है, यानी आपको यूकैरियोटिक जीव बताना है। तो इस प्रश्न को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर यूकैरियोटिक जीव जो है वो यूग्लिना भी हो जाएगा, स्पाइरोगायरा भी हो जाएगा, एगरिकस भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से होना चाहिए कि इनमें से कौन सा एक जीव सुकेंद्रकी नहीं है। आप यहाँ पर नहीं है कर लेना क्वेश्चन में, और फिर यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एनाबिना। एनाबिना जो होता है वो एक साइनोबैक्टीरिया है और ये प्रोकैरियोट होता है या प्राक केंद्रकी होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एनाबिना। यहाँ पर आप क्वेश्चन में जरूर मॉडिफिकेशन कर लेंगे। गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है। बेसिक फुक्सिन, सैफ्रनिन, मैथिलिन ब्लू और कार्मिन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टेन यहाँ पर दिए हुए हैं। जो बेसिक फुक्सिन है वो टिश्यूज़ को स्टेन करने के काम में आता है। सैफ्रनिन ग्राम स्टेनिंग में नेगेटिव जो ग्राम बैक्टीरिया होते हैं, नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया, उन्हें स्टेन करने के काम में आता है। मैथिलिन ब्लू से हम डीएनए और आरएनए को स्टेन करते हैं। तो कार्माइन जो है उससे हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं मुख्य रूप से। तो गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्माइन। विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं को उनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा, अगर हम गौर से देखें तो सबसे जो छोटा है वो आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपका हो जाएगा जीवाणु 4th नंबर पे। फिर आपका हो जाएगा मानव की लाल रुधिर कणिकाएँ 3rd नंबर पे, और फिर लास्ट में आपका जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो 1 4 3 सेकेंड। तो बिल्कुल आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1 4 3 सेकेंड। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल आप यहाँ पर आंसर लगा लेंगे ए। निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण प्राक केंद्रकीय और सुकेंद्रकीयों में सामान्य रूप से पाया जाता है। गुणसूत्रों का पाया जाना, कोशिका भित्ति का पाया जाना, केंद्रीय झिल्ली का पाया जाना या राइबोसोमों का पाया जाना। तो बिल्कुल हमें दोनों में लक्षण सामान्य रूप से बताना है कि दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में भी। तो गुणसूत्रों का पाया जाना, कोशिका भित्ति का पाया जाना, केंद्रीय झिल्ली का पाया जाना या राइबोसोमों का पाया जाना। निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण प्राक केंद्रिक और सुकेंद्रिकों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो अपन देखेंगे गौर से तो दोनों में सामान्य रूप से कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। प्राक केंद्रिक और सुकेंद्रिकों में सामान्य रूप से कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल की प्रस्तावना किसने की थी। तो
1972 में ये मॉडल दिया गया था। और कौन थे? कैमिलो गोल्जी थे, स्लीडन व स्वान थे, सिंगर और निकोलसन या रॉबर्ट ब्राउन? तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा सिंगर एंड निकोलसन। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी, स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरह भी कोशिका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिक्रेटरी सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है। गोल्जी उपकरण नहीं होता है, कोशिका में रुक्ष अंतःप्रदवी जालक आर आसानी से दिखाई देता है, केवल चिकना अंतःप्रदवी जालक उपस्थित होता है, स्त्रवी कणिकाएं केंद्रक में बनती है। तो बिल्कुल जो स्त्रवी कणिकाएं हैं वो आर में दिखाई देगी और ऐसे भी इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। जो स्त्रवी कणिकाएं हैं वो यहाँ पर आसानी से दिखाई देगी। कोशिका में रुक्ष अंतःप्रदवी जालिका जो है ये आर होती है, उसमें आसानी से सिक्रेटरी सेल्स दिखाई देती है। टोनोप्लास्ट क्या है? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, हरित लवक की भीतरी झिल्ली, पादप कोशिकाओं की धानी की झिल्ली सीमा, पादप कोशिका की कोशिका कलम। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो जो वैक्यूल होती है उसकी झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो जो वैक्यूल है धानी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। पादप कोशिकाओं की धानी की झिल्ली सीमा को हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकेंद्र की कोशिका के लिए सही नहीं है? इसमें सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर 28 प्रकार का राइबोसोम मिलता है, नहीं मिलता, 78 प्रकार का मिलता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे, यही गलत हो जाएगा। इसके कोशिका द्रव्य में 28 प्रकार का राइबोसोम मिलता है, राइट है। सूत्रकणिका वर्तुलाकार डीएनए रखता है, ऐसे अंग होते हैं जिनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, बिल्कुल। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो ए वाला ऑप्शन आप लगा देंगे। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पादप और प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। इसमें लिपिड द्विस्तर रूप में होती है, प्रोटीन्स लिपिड द्विस्तर के साथ और शिथिल रूप से संबद्ध होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट कभी भी विद्यमान नहीं होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा झिल्ली के बारे में जो है वो डी वाला सही नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट कभी भी विद्यमान, जबकि इसका कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्लास्टिड निम्नलिखित में से एक लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं। सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। झिल्ली की 2 परतों के पाया जाना, राइबोसोम का पाया जाना, पर्णहरित क्लोरोफिल का पाया जाना और डीएनए का पाया जाना। तो बिल्कुल पर्णहरित का पाया जाना ये एक लक्षण है जो कि प्लास्टिड को माइटोकॉन्ड्रिया से अलग करता है, पृथक करता है। एक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कंकाल का कार्य नहीं है? अंतरा कोशिकीय परिवहन, कोशिका की आकृति और संरचना को यथावत बनाए रखना, अंगक को अवलंबन प्रदान करना, कोशिका गतिशीलता। तो स्टूडेंट्स ये तीनों कार्य जो हैं ये तो कोशिका कंकाल के हो जाएंगे, लेकिन अंतरा कोशिकीय परिवहन ये काम जो है वो कोशिका कंकाल का या साइटोस्केलेटन का नहीं होगा। तो अंतरा कोशिकीय परिवहन यहाँ पर आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अभिरंजक का नाम आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम किससे अभिरंजित कर सकते हैं? तो फास्ट ग्रीन, सैफ्रेनिन, एसिटोकार्बिन और जेनस ग्रीन। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आप डायरेक्ट याद रखेंगे जेनस ग्रीन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रेन होता है। और ये जेनस ग्रीन की स्पेसिफिसिटी होती है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के अनुसार अपना रंग चेंज कर सकता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ये आसानी से स्ट्रेन करेगा। जेनस ग्रीन की हम यहाँ पर बात करेंगे। आगे लेसन नंबर 9 की भी हम बात कर लेते हैं, जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स। और उसमें से जो पहला प्रश्न है हमारे पास, कहा जाता है कि सजीव और अचेतन निर्जीव वस्तु जैसे भू परपटी तात्विक संगठन की दृष्टि से एक समान है, यानी दोनों में समानताएं पाई जाती है क्योंकि दोनों में सभी प्रमुख तत्व मौजूद होते हैं। फिर इन दो समूहों के बीच क्या अंतर होगा? निम्न में से इसके सही उत्तर का चयन करना है। अचेतन वस्तुओं की अपेक्षा सजीवों में स्वर्ण की मात्रा अधिक होती है। अचेतन वस्तुओं की अपेक्षा सजीवों के शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है। अचेतन वस्तुओं की अपेक्षा सजीवों में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रति यूनिट सहत्य अधिक होती है। अचेतन वस्तुओं की अपेक्षा सजीवों में कैल्शियम अधिक पाया जाता है। तो बिल्कुल आप गौर से देखेंगे कि दोनों ही सेम कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से बनी है, लेकिन जो प्रति यूनिट मास है वो सजीवों में ज़्यादा पाया जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। सजीवों में अनेक तत्व या तो मुक्त अवस्था में होते हैं या यौगिकों के रूप में मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व जो सजीवों में नहीं पाया जाता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा और सोडियम। तो बिल्कुल सिलिकॉन जो है वो नहीं पाया जाएगा। मैग्नीशियम, लोहा और सोडियम आयंस के रूप में सजीवों में प्रेजेंट पाए जाते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड और सिलिकेट्स के रूप में बाहर मिलेगा, सजीवों में नहीं पाया जाता है। अमीनो अम्लों, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि संरचना में एक अमीनो वर्ग होता है,
और एक कार्बोक्सिल वर्ग होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी अमीनो अम्लों जो प्रोटीनों में पाए जाते हैं को अमीनो अम्ल कहते हैं। इस जानकारी के आधार पर क्या आप सोच सकते हैं कि सरलतम अमीनो अम्ल कौन से यौगिक से बना हुआ होगा? तो बिल्कुल जो सरलतम अमीनो अम्ल होगा इनमें से वो हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। बिल्कुल आप ग्लाइसिन यहाँ पर ऑप्शन में लगा लेंगे। फार्मिक अम्ल, मिथेन और फिनोल अमीनो एसिड्स नहीं है। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। और यहाँ पे अगर अमीनो एसिड का आप फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं COOH ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं और एक तरफ आप NH2 ग्रुप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल RCCOOH, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ आप अमीनो ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। तो एक एंड पर यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक एंड पर यहाँ पर NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप पाया जाता है। अनेक कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल ऋणात्मक रूप से अवशोषित होते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जैसे अमोनियम आयन धनात्मक रूप से अवशोषित होते हैं। कुछ एक परिस्थितियों में अमीनो अम्ल का एक ही अणु एक साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से अवशोषित हो सकता है। ऐसे अमीनो अम्ल को हम क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ऐसे अमीनो एसिड में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसमें धनात्मकता और ऋणात्मकता का दोनों का गुण पाया जाता है। तो धनात्मक अवशोषित रूप, ऋणात्मक अवशोषित रूप, उदासीन रूप या ज्विटर आयनिक रूप, तो बिल्कुल इसे हम ज्विटर आयनिक रूप कहेंगे। अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी है। शर्कराओं को तकनीकी रूप से कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसका संकेत उस तथ्य से होता है कि उनके सूत्र में CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सोज में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज एक हेक्सोज शर्करा है, बिल्कुल है। निम्नलिखित में से एक दूसरा हेक्सोज आपको छांटना है। तो फ्रक्टोज, इरिथ्रोज, राइबोज, ये पेंटोज शुगर है, राइबोज भी पेंटोज शुगर है, इरिथ्रोज टेट्रोज है। तो फ्रक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोज होता है। फ्रक्टोज इज ए कीटो हेक्सोज। तो बिल्कुल आपका जो हेक्सोज दूसरा शुगर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, जिसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। जब आप कोशिकाओं तथा उत्तक खंडों को लेते हो और उन्हें एक अम्ल के साथ खरल और मूसल की सहायता से पीसते हो, मोटार और पेस्टल से, तब सभी छोटे जीव अणु अम्ल में घुल जाते हैं। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक अम्ल खनिज अम्लों में नहीं घुलते और अवक्षेप बना देते हैं। अम्ल में घुलनशील यौगिकों में शामिल है अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोसाइड, छोटी शर्कराएं आदि। जब हम एक न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट वर्ग मिला देते हैं तब हमें अम्ल में घुलनशील एक जैव अणु प्राप्त होता है, जिसे कहेंगे, यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ हम फॉस्फेट वर्ग मिला रहे हैं तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा अर्थ। और फॉस्फेट अगर आप न्यूक्लियोटाइड से हटा देंगे तो जो पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है वो दोनों मिलकर आपका न्यूक्लियोसाइड बना देंगे। यानी पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, तीन जो ये चीज़ें हैं ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड कही जाती है और फॉस्फेट के हटने के बाद वो न्यूक्लियोसाइड कही जाएगी। जब हम किसी उत्तक को एक अम्ल में डालकर समांगीकृत करते हैं तब अम्ल में घुलनशील व पूल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो बिल्कुल घुलनशील पुल यहाँ पर पूछा है कि हम किसी उत्तक को एक अम्ल में डालकर समांगीकृत कर रहे हैं और अम्ल में घुलनशील व पुल किसका प्रतिनिधित्व करेगा? कोशिका द्रव्य का, कोशिका झिल्ली का, केंद्रक का, सूत्रकणिका का। तो कोशिका द्रव्य का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो 7th में आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 की आगे हम बात करते हैं। सजीवों का सबसे प्रचुर मात्रा में रसायन कौन सा हो सकता है? सजीवों में पाया जाने वाला प्रोटीन, जल, शर्करा, न्यूक्लिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, जल जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारी बॉडी में। लगभग इसका जो प्रतिशत है वो 60 से 70% हम मान सकते हैं। एक समबहुलक होमोपॉलीमर में केवल एक प्रकार का बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसे एकलक मोनोमर कहते हैं, जो n बार दोहराया जाता है। एक विषम बहुलक हेट्रोपॉलीमर में एक से अधिक प्रकार के मोनोमर होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने हेट्रोपॉलीमर होते हैं। बिल्कुल अमीनो एसिड के हेट्रोपॉलीमर है प्रोटीन। जहाँ DNA और RNA जैसे न्यूक्लिक अम्ल केवल 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड और एकलकों से बने हुए होते हैं, वही प्रोटीन है कितने एकलकों से बनी हुई होती है? तो बिल्कुल 20, 40, 3 केवल एक प्रकार के एकलक। तो 20 प्रकार के मुख्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो 20 प्रकार के एकलकों से प्रोटीन बनी हुई होती है। 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आप ये ध्यान देंगे। प्रोटीन अनेक शरीर क्रियात्मक कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ प्रोटीन एंजाइमों के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से एक ऐसा कौन सा अतिरिक्त कार्य जो प्रोटीन करते हैं? प्रतिजैविक, त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक, पुष्पों को रंग प्रदान करने वाला वर्णक, हार्मोन। तो बिल्कुल इंसुलिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है, तो हार्मोन के रूप में भी प्रोटीन काम करती है। ग्लूकोज एक समबहुलक होमोपॉलीमर है जो निम्नलिखित में से किसका बना हुआ होता है? तो क्वेश्चन गलत है डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज नहीं आएगा यहाँ पर, ग्लाइकोजन आप कर लेना। जो हिंदी वर्जन है या एग्जाम्पलर का, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स और गलतियाँ दी हुई है, तो आप थोड़ा बिल्कुल ढंग से इन्हें करें। ग्लाइकोजन
होमोपोलीमर है जो निम्नलिखित में से किसका बना हुआ होता है? तो ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है, एनिमल के अंदर संग्रहित भोजन होता है और ये मुख्य रूप से ग्लूकोज इकाइयों का बना हुआ होता है और इसमें अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाए जाते हैं। एक ग्लाइकोजन अणु में एंड्स की संख्या कितनी होगी? शाखाओं की संख्या +1 के बराबर, शाखा बिंदुओं की संख्या के बराबर 1 या 1 2, एक बाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि एक ग्लाइकोजन अणु में जो एंड्स होते हैं वो शाखाओं की संख्या तथा एक उसमें और जोड़ दो उसके बराबर होती है। जितनी ब्रांचेज है उतनी ब्रांचेज +1 एंड्स की संख्या हो जाएगी ग्लाइकोजन में। एक शुद्ध प्रोटीन में सामान्यतः कितने शिरे होने चाहिए? एक शुद्ध प्रोटीन की हम बात करें तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन की होती है उसमें 2 ही शिरे होते हैं, 2 एंड होता है, एक कार्बोक्सिलिक एंड होता है और एक अमीनो एंड पाया जाता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरण करते हैं। आमतौर पर वे अभिक्रियाएं ऊर्जा के सिकुड़न को कम कर देते हैं, यानी एंजाइम का काम है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अनेक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम के माध्यम से होती है। एंजाइम के माध्यम से होने वाली कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। गलत उदाहरण का आपको चयन करना है जो एंजाइम से नहीं होती है। तो CO2 को पानी में घोलना, DNA के 2 अवयवों को खोलना, सुक्रोज का जल अपघटन, पेप्टिक बॉन्ड का निर्माण। तो बिल्कुल CO2 का पानी में घोलना एंजाइमेटिक क्रिया नहीं है। DNA के 2 अवयवों को खोलना, बिल्कुल यहाँ पर टोपो आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। सुक्रोज को जल अपघटन में सुक्रेज एंजाइम काम करता है और पेप्टिक बॉन्ड के निर्माण में पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करता है। तो CO2 को पानी में घोलना कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये 2 लेसन आगे हमने और किए हैं, लेसन नंबर 8 और 9, और आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।